नमस्कार, जय हिंद। आज हम आ गए हैं टेस्ट सीरीज नंबर 64। देखिए, ये जो 64 पहुंच गए हैं, इसमें हम 50-50 क्वेश्चन का सेट करा रहे हैं। इसके अलावा मैं फुल लेंथ भी टेस्ट करा रहा हूं, तो वो भी आपको यही मिल जाएगा, ठीक ना। तो अगर इससे पहले वाले इस टेस्ट सीरीज आपने नहीं लगाए हैं, जो 63 दिया हूं, तो उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, ग्रो होता है। आप कितनी तैयारी कर चुके हैं इसका पता टेस्ट सीरीज से ही लगेगा। एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको हमारे सारे क्लासेज, जितने भी क्लासेज हो रहे हैं, सबका पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके वहां से पीडीएफ का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए फटाफट अंदाज में आज का जो 64 नंबर टेस्ट है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। चलिए आइए, पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए। किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? किस संविधान संशोधन के द्वारा? अगर आपने हमसे पहले संविधान की क्लास करी है तो आप बिल्कुल इजीली इसको कर लोगे। मैं बता चुका हूं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल और केवल एकमात्र संशोधन हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए हैं? केवल और केवल एक संविधान संशोधन प्रस्तावना के लिए किया गया है। कब हुआ है? वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, और वर्ष 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। हमने इसको ट्रिक से भी बताया है। इसका ट्रिक मैंने बताया है SAP, है ना। SAP अगर साप आप याद रखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। और ये क्या है? एस से है समाजवादी। एस से क्या है? एस से जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है समाजवादी, ठीक। और ए से जोड़ा गया है अखंडता। ए से क्या जोड़ा गया है? अखंडता। और पी से देखिए, कहीं पंथ निरपेक्ष मिलेगा, कहीं धर्म निरपेक्ष मिलेगा, है ना। तो पी से मैं लिख देता हूं पंथ निरपेक्ष। पी से जोड़ा गया है क्या? पंथ निरपेक्ष। तो अब मुझे उम्मीद है कि अगर कभी पूछे कि भाई प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए, तो आप बताओगे एक। क्या क्या जोड़ा गया? तो बताएंगे साप, SAP, तीनों जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन से। ईस्वी अगर पूछ दे तो बताओगे, क्या बताओगे? बताओगे ना 1976। तो सी सही हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही हुआ। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? जब आप संविधान पढ़ते हो प्रस्तावना, तो उसमें जैसे ही शुरू करोगे तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक। उसके बाद की ये लाइन है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपन्न सबसे पहले किस में है? इसमें भी है और इसमें भी है। फिर उसके बाद है समाजवादी। तो समाजवादी देखिए यहां है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो सीक्वेंस कौन सा सही आपको लगा? तो सीक्वेंस जो सही लगा वह ए सही लगा, है ना। ए सही लगा। अच्छा, प्रस्तावना को एक ये भी पूछता है कि भाई प्रस्तावना को किसने परिचय पत्र कहा था? अभी पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि किसने भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, ये प्रस्तावना जो है ना, इसको परिचय पत्र किसने कहा था? तो याद रखिएगा N.A. पालकी वाला, नाम याद रखिएगा, N.A. पालकी वाला, इनका नाम है N.A. पालकी वाला। इन्होंने ही प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे आइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। संपत्ति का अधिकार संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की सूची निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? देखिए, संपत्ति के अधिकार को कह रहा है कि मूल अधिकार से किस संशोधन के द्वारा हटाया गया है। तो संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन। और वर्ष पूछेगा भी तो वर्ष बताएंगे, वर्ष 1978। ये 78 से इसको हटा दिया गया है।
अब इसको रखा गया है, पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को अब कहाँ रखा गया है, तो अब इसको अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद किसमें 300 का में इसको अब रखा गया है और इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार पहले था वह अब क्या बन चुका है, तो वह अब बन चुका है कानूनी अधिकार। तो इसको भी आप नोट कर लोगे, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, भारत, ये बहुत अच्छा सवाल है और संभावना है मुझे कि गलत तो करोगे ही आप लोग, अच्छे लोग इसको गलत करते हैं, आप भी करोगे। क्यों करोगे देख लेते हैं आगे। भारत का संविधान अनुच्छेद 368 संबंधित है। अनुच्छेद 368 जैसे ही आपके दिमाग में आएगा आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे देखो संशोधन कौन सा वाला है। अब संशोधन देखने चलोगे तो संविधान संशोधन यहाँ भी है, ठीक ना। संविधान संशोधन के लिए यहाँ भी है, संविधान संशोधन के लिए यहाँ भी है और संशोधन यहाँ भी है। अब आप कहोगे कि लो फंसा दिया, मास्टरवा ठीक से नहीं पढ़ाया था। मास्टरवा ठीक से पढ़ा रहा है तो ध्यान दीजिए एग्जाम में बिहार दरोगा में खास करके ऐसे प्रश्न दो तीन डालेगा ही डालेगा। जैसे 10-12 पॉलिटी पूछेगा जिसमें 2-3 ऐसा लपेट देगा कि भाई दिक्कत हो जाएगी। 2-3 प्रश्न ऐसा आपको फंसाने वाला देगा ही देगा बिहार दरोगा में ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। तो आ जाइए हम देखते हैं। तो ये 368 संविधान संशोधन की शक्ति तो है ही, शक्ति तो है ही, तो उस हिसाब से तो सर ऐसा ही होना चाहिए, शक्ति है ही, लेकिन प्रक्रिया का भी उल्लेख है। तो भाई ये तो केवल शक्ति बता रहा है कि केवल शक्ति से है, ये क्या बता रहा है, केवल शक्ति से। दूसरा कह रहा है कि प्रक्रिया से, ये केवल प्रक्रिया बता रहा है। हम ऐसा ढूंढेंगे कि जो शक्ति भी हो और प्रक्रिया भी हो। तो हम सी के साथ अगर आते हैं तो देखिए संविधान के संशोधन शक्ति और प्रक्रिया, तो बेहतर विकल्प जो है वह क्या हो जाएगा, सही सी। और ऐसे ही सवाल आपका 1 नंबर ले लेता है और आप आते हैं कि हम तो 72 को सही मार दिए हैं, घर आते हैं तो हमारे जैसे कुछ लोग आपको क्वेश्चंस मिलवा देते हैं, तो आपको लगता है कि लो और कम गया और कम गया और कम गया, ऐसे ऐसे करके। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो विकल्प यहाँ पर आपको सी सही हो जाएगा। देखिए हमारे यहाँ जब आप क्लास करते हो, टेस्ट देते हो, तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन जो मैं देता हूं ना वो एग्जाम वाली फीलिंग कराएगा। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो हम आपको दे रहे हैं। क्यों हम ऐसा दे रहे हैं, क्योंकि हमने कई बार इसके क्वेश्चंस करे हैं, एग्जाम में देखा है, शामिल हुआ है, तो मुझे आइडिया है ना। चलिए 5वां, जब राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तो बहुत बारीकी से समझिएगा, इसको मैक्सिमम लोग इसको भी गलत करने वाले हैं, मैक्सिमम लोग, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो इसमें गलतियां निश्चित है। ये प्रश्न भी गलत करेंगे, जैसे चौथा सवाल गलत हुआ था, ये भी करोगे। राष्ट्रीय आपात कह रहा है कि जब राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तो क्या होता है भाई, तो राज्यों की विधानसभाएं भंग हो जाती हैं, नहीं, यही तो ध्यान देना है। राष्ट्रपति शासन लगेगा तो भंग हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय आपात में जो सरकार हैं वो काम करती रहती हैं, नियम के अनुसार उनको काम करने का मौका मिलते रहता है। तो ए तो नहीं होगा, समाप्त नहीं होता है। बी, राज्यों में अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। देखिए अनुच्छेद 19 को निलंबन करने के लिए अनुच्छेद 358 काम करता है, ये 352 केवल कहा जा रहा है। अनुच्छेद 19 तब निलंबन होगा जब 358 अनुच्छेद के द्वारा उसको किया जाएगा, और वो भी कंडीशंस हैं, सारे कंडीशंस में नहीं निलंबित होते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान देना है। तो बी भी नहीं होगा, और लग रहा है कि ए भी सही है और बी भी सही है। जो थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ए भी सही है और बी भी सही है, लेकिन ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। सी देखते हैं और डी देखते हैं। पहले डी देख लेते हैं। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकते हैं? नहीं। राष्ट्रीय जब आपात लागू है
तो संसद के पास ये अधिकार होता है, राष्ट्रपति के पास नहीं होता है ये अधिकार, ध्यान रखिएगा। जबकि राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति खुद या किसी को सौंप करके ये कानून उसके लिए बना सकते हैं और वो कानून राष्ट्रपति कानून भी कहा जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आपात में ये वाला सुविधा नहीं है, तो डी भी नहीं हो जाएगा। अब बच गया सी, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, पांचवा सवाल आप उम्मीद है कर लिए होंगे। आइए, गलत कर लिए होंगे क्योंकि सही का तो संभावना बहुत कम ही है। आइए मिलाइए, मिलान करना है क्षमादान की शक्ति। आपको पता है अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है ना? किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अगर राज्यपाल के पास कहता है तो राज्यपाल का 161 अनुच्छेद होता है, राज्यपाल का होता है क्षमादान 161 में, जान लीजिएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 इस बात का उल्लेख करता है। कौन सा? 53। चलिए, महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है, पढ़े हैं ना आप? अच्छा, इसमें 2-3 भी पता होगा तो आप इजिली कर लोगे। मंत्रियों को नियुक्त करने की शक्ति, चलिए देखिए तो 52, 53, 73, 76 कौन सा है भाई? 52 नहीं 72 है, तो पहले डी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। डी को यहाँ 4 से वो किया गया है, और उसके बाद 53 हो जाएगा, 53 में सी हो जाएगा, तो यानी 4 के बाद 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 73, 73। अच्छा, सीक्वेंस उल्टा है ना, सीक्वेंस उल्टा है, 4, 3, 2, 1, यानी कि 4321 है क्या? कोई 4321 है, तो देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो अनुच्छेद भी आपको आने चाहिए, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछता है। आइए अब आते हैं कुछ विज्ञान के सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस तो और भी आपको मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है ना वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही भूमिका निभाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जानते हैं ये प्रश्न आता है, बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। तो आइए, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ जिस पात्र में रखा जाता है वह पात्र जो होता है वो लेड का बना होता है। किसका बना होता है? लेड का बना होता है। तो ध्यान रखिए, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी लगता है, जब मैं आंसर बता देता हूं तो लगता होगा कि अरे हाँ ये तो जानते ही हैं, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन दिमाग की बत्ती जला देता है ना? जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे ना तो लगेगा कि ए है कि बी है, ए है कि बी है, ऐसे लगते रहता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? जल में आप नमक घोलिए तो उसमें करंट पास होगा, यानी कि लवण से करंट क्या होगा? पास होगा। हमको क्या कह रहा है कि विद्युत चलन नहीं करेगा उसमें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप जान रहे हैं अम्ल है तो ये तो करेगा ही करेगा, तो ये भी करेगा। नींबू का रस में भी अम्ल है तो ये भी करेगा ही करेगा। चीनी अम्ल नहीं है तो ये चीनी नहीं करेगा। हमको सही आंसर ढूंढना था, जो कि हमने चीनी ढूंढ लिया है, बिल्कुल ढूंढ लिया है चीनी, तो चीनी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलें आगे आते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल, सवाल संख्या 10। हाँ, हैबर प्रक्रिया या हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन होता है। पढ़ते आ रहे हो, अमोनिया का उत्पादन किस विधि से होता है? तो यह होता है हैबर प्रक्रम से। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आते हैं आगे, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? देखिए ये प्रश्न भी गलती कराता है एग्जाम में, थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो गलती करेंगे। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? अब आप पढ़े होंगे हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, लेकिन देखिए अगर थोड़ा सा गड़बड़ी किया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है, HCl हो सकता है, जो पेट में होता है, जो पेट में होता है। और आपको लगाना है क्या? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, HF लगाना है। तो HF सही आंसर होगा, ना कि HCl। ये दोनों में बहुत मतलब बारीक, हाइड्रो यहाँ फा है, यहाँ देखिए का है ना? का और फ का फर्क है, बाकी चीजें सेम है। तो इन सब छोटे छोटे चीजों को भी आप एग्जाम में ध्यान से करिएगा,
नहीं तो समझ रहे हैं गलतियां होने की संभावना है। 1 मिनट, लग रहा है कि लाइट गई है, इसको सही से मैं एडजस्ट कर लूं, है ना। तो ये छोटी छोटी गलतियों को नहीं करना है। ऐसे ही छोटी छोटी गलतियों पर अगर काबू बनाए रहेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, और छोटी छोटी गलतियां करते जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। आइए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व की बात कर रहा है। तो ये बताइए, अगर वायुमंडल पूछे तो वायुमंडल में आप, ये लाइट का आज क्या हो गया है, 1 मिनट वेट करें जरा। हाँ, तो अगर वायुमंडल में कहे तो आप जानते हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है ना, और 1% में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें हैं। तो अगर वायुमंडल में कहता है तब तो हम नाइट्रोजन के साथ जाएंगे, वायुमंडल में नाइट्रोजन लगा दोगे। लेकिन आपको ब्रह्मांड में पूछ रहा है, तो ब्रह्मांड में देखिए सूर्य है और भी जितने तारे हैं, सबका स्रोत जो है, मुख्य स्रोत है जो हाइड्रोजन है, और सूर्य तारे की संख्या तो जान ही रहे हो आप कितना है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए यहां पर सही होता नजर आएगा। चलिए आइए, कौन सा पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व होता है? यानी कि कोई ऐसा पदार्थ है क्या जो द्रव रहेगा तो ज्यादा घना है और ठोस हो गया तो और कम घना हो जाएगा? सामान्यतः क्या होता है कि द्रव कम घना होता है ठोस की अपेक्षा, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है इसीलिए पूछेगा। देखिए, पानी रखिए एक गिलास, उसी पानी को आप बर्फ बना दीजिए और उसी बर्फ को फिर पानी में डालिए तो वो तैरने लगेगा, यानी कि पानी से हल्का वो हो जाएगा जमने के बाद। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आंसर जल। जल ऐसा पदार्थ है जो द्रव से भी हल्का होता है, उसका ठोस वाला भाग। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प सी सही है। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो कर लोगे। आओ भाई, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिएगा यहाँ ये बहुत इजी सवाल है लेकिन फंसाता है बहुत ज्यादा। पहले पूछेगा बंगाल का गवर्नर, फिर होता है बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर आता है भारत का गवर्नर जनरल ना, ऐसे आता है ना, बंगाल का गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर आता है भारत का, और फिर आएगा वायसराय, ऐसे करके आएगा। तो जो विलियम बेंटिंक था, नाम तो आपने सुना ही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वह था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। जी हाँ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। राजगोपालाचारी नहीं थे, वारेन हेस्टिंग नहीं थे, लॉर्ड कैनिंग नहीं था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, कैनिंग क्या था? लॉर्ड कैनिंग तो वह प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। ध्यान रखिएगा, ये जो कैनिंग की बात करें तो वह प्रथम वायसराय था, और वायसराय बनने से पहले वो 1856 में वो क्या बना था? गवर्नर जनरल भी बना था, 1856-57 के मध्य में, ठीक ना। तो लास्ट में गवर्नर जनरल रहा और फिर जब पद चेंज हुआ वायसराय बना तो वो वायसराय भी बन गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, विलियम बेंटिक। आइए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। अच्छा, जरा सा मैं जनरल नॉलेज के लिए आपसे पूछना चाहता हूं, ज्योतिबा फुले कितने लोगों को लग रहा है कि पुरुष हैं और कितने लोगों को लग रहा है कि महिला है? देखिए, ईमानदारी पूर्वक कमेंट करिएगा, चीटिंग नहीं करना है। ज्योतिबा फुले कितने लोगों को लग रहा है कि पुरुष का नाम है, कितने लोगों को लग रहा है कि महिला का नाम है? आप ईमानदारी पूर्वक बिना सर्च किए हुए अपने ईमानदारी का परिचय दें और कमेंट करें। यहाँ पर कोई हम नौकरी नहीं दे रहे हैं कि सही बता दोगे तो नौकरी दे देंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जानकारी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा है तो कुछ पुरुष बताए हैं, कुछ महिला बताए हैं, तो मेरे मन में आ गया एक ख्याल कि क्या आप लोग को है जानकारी,
तो प्लीज कमेंट करिएगा। और इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, है ना, गुलामगिरी। ये भी पूछता है कि गुलामगिरी पुस्तक किसकी है, तो बताएंगे ज्योतिबा फुले। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है तो देखिए, पंचमहल है, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद तो आपका एक तो है लाल किला में दिल्ली के, और एक आगरा में, है ना। तो मोती मस्जिद आपका फतेहपुर सीकरी में नहीं है ना, मोती मस्जिद ही हो जाएगा, ये दिल्ली के लाल किले के अंदर है, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? किसको दिया गया था भैया? तो भगत सिंह को तो नहीं, काकोरी षड्यंत्र 1925 की घटना है, 1925 की घटना है ना। भगत सिंह को फांसी की जो सजा मिली थी वो तो नहीं मिली थी, काकोरी षड्यंत्र के लिए नहीं मिली थी। इनको मिला था सांडा सत्याकांड ना, लाहौर षड्यंत्र वाले में सांडा सत्याकांड के मामले में। और चंद्रशेखर आजाद भी नहीं थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल और रोशनलाल। हालांकि इनके साथ और भी व्यक्ति थे, बाकी नाम जब दो ही है तो हम बी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। चलिए आइए, देखिएगा, इस प्रश्न को गलत करने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। ऐसे प्रश्न को क्यों? एग्जाम में तो पक्का इसको अधिकांश बच्चे गलत करते हैं। कैसे करते हैं गलत? निम्नलिखित में से कौन से गोल में गांधी जी, बस यहीं तक पढ़ेगा, फुर से उड़ेगा यहां से। गांधी भाई रटे हुए है ना, गांधी जी दूसरे सम्मेलन में भाग लेते, देखेगा कहां गया दूसरा, मारेगा फट से, अरे बड़ा इजी पूछ दिया था। अब आएगा फिर मिलाने, तो हम उसका करवाएंगे मिलान, और हम पढ़ेंगे यहां तक किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। अब लया ले, ये हो गलत कर दिए। कितना इजी है, कैसे गलत कर दिए? एग्जाम में ऐसे ही होता है गलत क्वेश्चन, आपको ऐसा ही मिलेगा। मैं बता दिया ना कि जो एग्जाम में पूछता है, जैसे इजी प्रश्न पूछता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं पूछता है, लेकिन घुमा देगा थोड़ा सा, आप गिरोगे। तो किसमें भाग नहीं लिया था इन्होंने? तो भाई दूसरा में तो भाग लिया ही था यार, तो पहला और तीसरा में नहीं लिया था, तो ऑप्शन डी नहीं सही होगा, है ना। 1930 में हुआ था पहला, 1931 में हुआ था दूसरा, 1932 में हुआ था तीसरा। ठीक, 12 नवंबर यानी 12/11, 7 सितंबर यानी कि 7/9, 17 नवंबर यानी यही डेट है। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहीं गलत ना हो जाए भाई। चलिए आइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन हम कह रहे हैं, नेचुरल हिस्ट्री, टॉलमी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। अरे नेचुरल हिस्ट्री की तो लेखक प्लिनी है, प्लिनी, तो ये तो होगा नहीं, गलत है ना। भारत में सर्वप्रथम हूण आक्रमण की जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है? नहीं। हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है, नहीं पढ़े हैं। विष्णु पुराण जो संबंधित है यह सातवाहन से नहीं भाई, विष्णु पुराण मौर्य से संबंधित है ना, मौर्य से संबंधित है, तो ये तो आप जानते ही हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अब आप छाट लिए होंगे कि ए, ज्वालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नहीं भी अगर पता होगा तब भी ये तीन आप छाट लिए तो ये तो कर ही देंगे। ज्वालोपनिषद नहीं भी पढ़े हैं, ना भी जानकारी है, तब भी आप मार दोगे, चलिए तो सही हो गया। चलिए आइए, हाँ, निम्न में से किस हड़प्पा से जुते हुए खेत लोथल और कालीबंगा से मिला है? तो यहाँ पर कालीबंगा राजस्थान में है, घग्घर नदी के किनारे है। कालीबंगा का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। आइए, अच्छा एक दो चीज और ध्यान दीजिए इसमें, रोपड़ से पूछता है, तो रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते के दफन होने का प्रमाण मिला है सिंधु सभ्यता में। एक तो बुरजहोम में मिला है, वो सिंधु सभ्यता के की बात नहीं है, मानव और इसके साथ कुत्ते को दफन किया गया है, यानी कि कहा गया है कि मालिक और उसके कुत्ते को साथ में ही दफन किया गया है।
तो रोपड़ से मिला है। धौलावीरा से मिला है, एक गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला है, एक गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला है धौलावीरा से। धौलावीरा मतलब सफेद कुआं, याद रखिएगा, ये सब पूछेगा। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो चोल काल में जो व्यापारियों की सभा थी वह नगरम नाम से जानी जाती थी। कौन से नाम से? नगरम। अच्छा, एक और पूछता है, चोल काल के ही समय की बात है, क्या नाम है यार, चतुर्वेदी मंगलम। जी हाँ, चतुर्वेदी मंगलम क्या था? कमेंट करोगे आप लोग कि चतुर्वेदी मंगलम क्या था या क्या है, पूछेगा तो कमेंट करना है आपको, चतुर्वेदी मंगलम। आइए, हाँ, वर्ष 1977 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? 77 में कहाँ हुआ था भैया? तो ये हुआ था क्योटो, क्योटो में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सवाल, ये भी पूछ सकता है। 77 है कि 97 है जी? हाँ 97 तो है, ध्यान रखिएगा, 97 है ना, ये ध्यान रखना है। तो वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन कहाँ हुआ था? तो क्योटो, क्योटो सही है ना, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए चले आगे, आते हैं। भारत का पहला रामसर साइट, भारत का पहला रामसर साइट पूछ रहा है, अच्छा सवाल है, ध्यान रखें। देखते हैं तो इस वक्त क्या कह रहा है, आइए। भारत का प्रथम रामसर साइट निम्न में से कौन सी है? प्रथम रामसर साइट की बात करेंगे तो चिल्का झील हो जाएगा। सबसे बड़ा की बात करेगा तो सुंदरवन हो जाएगा। सबसे छोटा की बात करेगा तो रेणुका हो जाएगा। और ये कांवर ताल बिहार के किस जिले में है? बेगूसराय में। तो याद रखिएगा, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। चारों पॉइंट्स भी याद रखने हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वह है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ठीक, आओ आगे आ जाओ भाई। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? पारिस्थितिकी तंत्र में आप जानते हैं कि ऊर्जा का ह्रास होता है। 10% वाला नियम लिंडेमैन जो दिया था वो आप जानते ही होंगे। जैसे घास में मान के चलिए कि आपको एनर्जी मिली, घास को खाया खरगोश, है ना, खरगोश को घास की एनर्जी मिली। अब खरगोश को खा गया भेड़िया, तो भेड़िया को खरगोश वाली एनर्जी मिली। तो जो इससे ये ग्रहण किया इसका 10% ये लेगा, 10%, मतलब एनर्जी कमते जाएगा, कमते जाएगा। इसीलिए आप जानते हैं कि जो मांसाहारी जीव जो होते हैं वो शाकाहारी जीव की अपेक्षा कम एनर्जी उनको मिलता है, क्योंकि शाकाहारी को ही वो खाते हैं और शाकाहारी घास पात ही खा रहा है, तो शाकाहारी ज्यादा एनर्जी ले रहा है। अब आप उसके 10% एनर्जी को आप ले पा रहे हो, तो एनर्जी की क्या होती है, ऊर्जा घटती जाती है, घटती जाती है। अब कुछ लोगों को लगा कि मांसाहारी को ज्यादा एनर्जी मिल रहा होगा, शाकाहारी को कम, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ मांसाहारी जब होंगे तो उनको एनर्जी कम मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मांसाहारी किसको खाएगा? जो साग सब्जी खाता है, शाकाहारी को। जैसे इंसान को ही देखिए, बकरा खा जाता है कोई कोई, कोई मुर्गा खाता है कि नहीं? तो भाई आप देखिए कि बकरा क्या खा रहा है, बकरा तो घास खा रहा है, मुर्गा तो वही दाना पाना चुन रहा है कि नहीं? तो वो जो एनर्जी ले रहा है उसका आपको 10% मिल रहा है एनर्जी, आप बहुत ज्यादा नहीं एनर्जी ले पा रहे हो, इसलिए शाकाहारी बन जाओ, सही रहेगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए किसी जीव को, मतलब अपना, ये इसमें किसी का वो जोर जबरदस्ती नहीं है, हर किसी का अपना मतलब मन होता है, मिजाज होता है, खाना ना खाना वो हमारे कहने से वैसे भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारा ये अपना खुद का ओपिनियन है कि भाई किसी जीव की हत्या अपने स्वाद के लिए, जीव के लिए, मुझे उचित नहीं लगा। अब ये किसी को दिल पर नहीं लेना है, खाना है खाओ, ना खाना है ना खाओ, लेकिन मुझे जो लगा वो मैं बता दिया। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक और बल की परिभाषा, परिभाषा प्रथम, व्यंजक दूसरा। तो यहाँ व्यंजक पूछ रहा है तो आप दूसरा लगा देना, परिभाषा पूछता पहला लगा देना। आइए, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता क्या होती है? जरा से समझिए ये श्यानता होती क्या है। अब कभी कभी लगता होगा ना कि ये है क्या है श्यानता, तो इसको सीधा सा आप याद रखिएगा, गाढ़ापन से, गाढ़ापन से। गाढ़ा, अब आपसे पूछे भाई कोई गाढ़ा चीज है, उसको जब गर्म करेंगे ना तो वो क्या होगा, गाढ़ा उसका कमेगा, गाढ़ापन कमेगा। द्रवों की श्यानता की खास करके बात की जा रही है, उसकी श्यानता जो है वो कमते रहता है, फैलेगा फैलेगा कमेगा।
ठीक है ना। तो द्रवों की जो श्यानता है वह क्या पड़ता है, घटता है। अब आपसे पूछ देगा श्यानता के बारे में, इनमें से सबसे ज्यादा श्यान कौन है, पानी, खून, शहद। तब आप अब आप इजीली कर लोगे कि हाँ यार सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन है, पानी है कि रक्त है कि शहद है। आप आसानी से कर लो कि अरे पानी से थोड़ा सा है रक्त, और रक्त से भी ज्यादा गाढ़ा होता है शहद, है ना। और अगर कोई और ऑप्शन में है तो उससे ये आप श्यानता समझ लीजिए घटता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, घटता है। आइए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष सामान्यतः क्या अक्सर आप देखोगे कि बुढ़ापे में होता है, सिलियरी मांसपेशियों की ढीला होने के कारण होता है। इसमें दूर वाला भी चौपट होता है, नजदीक वाला भी चौपट होता है। तो इसके लिए जो चश्मा बनाया जाएगा वो द्विफोकल लेंस का बनाया जाएगा, दूर वाला भी दिखे और नजदीक वाला भी दिखे। एक होता है क्या, निकट दृष्टि दोष, निकट में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर में दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता है, तो हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, अवतल कॉनकेव और उत्तल जो है कॉन्वेक्स, है ना, लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ बाइफोकल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष वाले मामले में। चलिए आइए, तो निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है तो बताते हैं आप कि गामा किरण और अल्फा, गामा और अल्फा, है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहाँ गया, वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा और अल्फा की, ठीक, ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल, सवाल आधा रह गया क्या, अच्छा यहाँ छूट गया। निम्नलिखित में से कौन सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। सूर्य मंदिर के लिए कौन विख्यात है भैया, तो अरसवली। कौन सा भाई, अरसवली। अरसवली जो है वो सूर्य मंदिर ही है, तो ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए। पुलिकट झील तमिलनाडु में है, तो ए में हो जाएगा 3, पहले नंबर पर 3 हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा में है, तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा 1। वुल्लर झील कश्मीर में आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। सांभर झील राजस्थान, बहुत ही हल्का था, 3142। 3142। चलिए, फिर मिलान कराने के लिए दिया हुआ है। हीराकुंड है महानदी पर, तो ए में हो जाएगा 4, ठीक। पोंग हो जाएगा ब्यास पर, तो 2 में हो जाएगा 3। टिहरी बांग भागीरथी उत्तराखंड में है, तो 4 3 2। अच्छा, ये तो चीन डैम, चीन डैम तो हमने भी पहली बार सुना है यार। हीराकुंड, महानदी, पोंग, ब्यास, टिहरी, भागीरथी, हाँ तो 3 मिलान करा लिए, तो चौथा से हमको कोई मतलब भी नहीं है। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 3 जब हमको आ गया तो हमको चौथा से मतलब भी नहीं है, चौथा आया ना है कि नहीं। हालांकि नाम हमको चीन डैम टाइप ऑफ करने में भी कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। तो चीन की सीमा तो पहले तो मंगोलिया से सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर रूस से है, और तीसरे पर भारत से है, यानी कि 1 2 3। तो सही आंसर बी हो जाए, सॉरी बी कहाँ होगा, ये डी होगा ना। सबसे लंबी सीमा कह रहा है, लंबी है तो मंगोलिया के साथ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा है। देखिए, तूफान आने से पहले आप बैरोमीटर से जानकारी कर लेते हैं। बवंडर का भी आपको पता चल जाता है पहले ही। चक्रवात का भी आप जान जाते हैं, जैसे अभी जो चक्रवात आया था वो भी आप जान रहे थे कि आ जाएगा चक्रवात, यहाँ यहाँ तबाही। लेकिन भूकंप का कोई अता पता नहीं होता, आएगा तबाही करके जाएगा, अप्रत्याशित होता है। तो ये हो जाएगा सही आंसर। ध्यान रखिएगा, समझना है प्रश्न को, अच्छे से कर लेना है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, तो ऑप्शन के अनुसार अमीबा हो जाएगा, सबसे बड़ा है इनमें। चलिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। बहुत अच्छा सवाल है, और अगर इसको नहीं करते हैं तो एग्जाम में सीधा नुकसान आपको होता है। आइए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहां मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा घर, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। ध्यान रखिएगा, पूछता है भाई।
आइए, ये भी प्रश्न बहुत मजेदार है, गलत करेंगे आप लोग। यूकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो किसकी होती है भाई? ऑप्शन है फास्फोलिपिड की, लिपोप्रोटीन की, फास्फोलिपिड प्रोटीन की या फास्फोप्रोटीन की। यूकैरियोटिक कोशिका कह रहा है, प्रोकैरियोटिक नहीं कह रहा है, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में जो झिल्ली बनी होती है वो फास्फोलिपिड की होती है और प्रोटीन की भी होती है, तो विकल्प सी सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? देखिए, जीभ में 4 स्पॉट आपको मैं बताता हूं, मीठा, नमकीन और खट्टा और कड़वा। सबसे आगे मीठा, फिर आगे का जो साइड पॉइंट है, आगे का साइड वो है नमकीन, फिर उसके थोड़ा सा पीछे आएंगे किनारों पर, पार्श्व पर, तो वो आएगा खट्टा, और सबसे यहाँ कंठ के पास जो बीच में है एकदम, है ना, एकदम पीछे, वो होता है कड़वा। तो याद रखिएगा, मी, आपको मैं एक शॉर्टकट बता देता हूं, मी, ना, ख और का। मिनखक याद रखिएगा, यानी आगे मीठा, फिर उससे थोड़ा सा पीछे नमकीन, फिर साइड बगल वाला खट्टा और सबसे पीछे कड़वा। तो क्या कह रहा है पार्सव? कह रहा है आगे तो मीठा होगा, मध्य, मध्य से मतलब नहीं आपको, पीछे क्या होगा? कड़वा होगा। पार्श्व यानी कि खट्टा और नमकीन के पीछे ठीक, यानी कि पार्श्व में बगल में होता है वो हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए, महिला सेक्स हार्मोन है, कौन सा है इसमें महिला सेक्स हार्मोन? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन? तो फीमेल सेक्स हार्मोन की बात करोगे तो एस्ट्रोजन हो जाएगा। यही अगर पुरुष सेक्स हार्मोन पूछे तो बताएंगे टेस्टोस्टेरॉन। दोनों का नाम याद रखिएगा, एस्ट्रोजन। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है बाबू, बीपीएससी में सब पूछा गया है, तो अब बिहार दरोगा की ही बारी है, समझ गए ना? आइए, प्रकाश संश्लेषण है तो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, प्रकाश संश्लेषण है तो सबसे अधिक क्रियाशील प्रकाश जो है वो होता है लाल प्रकाश, ठीक है। सबसे कम कौन होता है? हरा, क्योंकि पेड़ पौधे जानते हैं आप हरा होता है और ये रिटर्न कर देता है हरे प्रकाश को, ठीक, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा हो जाता है लाल। आइए, टाइफाइड बुखार होता है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी किसके? जीवाणु के द्वारा। तो ऑप्शन में है जीवाणु, है तो जीवाणु, ध्यान रखिएगा, टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु। चलिए आइए, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट या आर्सेनिक? ब्लू बेबी सिंड्रोम जानते ही होंगे आप, ये अगर कोई बच्चा ज्यादा नाइट्रेट युक्त पानी पी लेता है ना, या पीते रहता है लंबे समय तक, तो उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव की बात की जा रही है। देखिए, पहले आप समझ लीजिए, जो ऊपर होता है ना मैप में, उत्तर होता है, नीचे जो होगा वो दक्षिण होगा, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। तो उत्तरी ध्रुव में जो है वह हिमाद्री है, उत्तरी ध्रुव में क्या है? हिमाद्री है। दक्षिणी ध्रुव में पूछता था तो पूछता था दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री बंद हो चुका है, मैत्री और भारती भी पूछता है। तो आपसे कहां पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है उत्तरी ध्रुव में, तो उत्तरी में आप हिमाद्री बताने वाले हो। चलो आ जाओ आगे। जॉर्जिया मेलोनी कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, तो यह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, महिला से संबंधित है प्रश्न, पूछेगा महिला वाला सारा रट लीजिएगा। आइए, लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है? अब लड़ाकू विमान की नाइट लैंडिंग भी हो सकती है एक्सप्रेसवे पर, और वह है गंगा एक्सप्रेसवे। क्या नाम है? गंगा एक्सप्रेसवे। आइए, देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो देश का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जो है वो केरला में लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। आइए, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो असम की दूसरी राजधानी, एक तो राजधानी दिसपुर है और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है, ध्यान रखिएगा। आइए, 50 एकड़ में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां बनाया जाएगा? 50 एकड़ में बन रहा है, पहला बन रहा है भारत का
यह बन रहा है अमरावती में। कहां बन रहा है? अमरावती में। चलिए, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? पहली महिला ई वोटर बनी है बीभा देवी। और ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है अपना बिहार, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो है गुजरात, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आखिरी सवाल है, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ बजट प्रस्तुत करेगा, ये करेगा छत्तीसगढ़। कौन करेगा? छत्तीसगढ़ करेगा। तो विकल्प जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भैया, ये कहां चले गए यार, अच्छा ये विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है ना। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता नजर आ रहा है। चलिए, अब मुझे उम्मीद है आज की क्लास से आपको बहुत कुछ लाभ होगा। हाँ, पीडीएफ के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, तो बने रहिए और अन्य टॉपिक पर भी आपको क्लास उपलब्ध कराते रहूंगा। बिल्कुल युद्ध स्तर पर अब तैयारी आपकी होनी चाहिए, रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।